हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड एजुकेशन जो बुक है आपकी, मानव विकास की समझ, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जैसा कि हम लोग अभी जो लास्ट हमने जो डिस्कस किया था, तो यूनिट नंबर थर्ड हम स्टार्ट कर चुके थे। यूनिट नंबर वन से हमारा लेसन नंबर वन टू थ्री तीनों कंप्लीट है, और यूनिट नंबर टू से भी हमारा लेसन नंबर वन टू थ्री तीनों कंप्लीट है। और वहीं हम यूनिट नंबर थर्ड की बात करें तो इसमें हमारा जो है यूनिट नंबर थर्ड से लेसन नंबर वन लेसन नंबर टू दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज जो है आपकी लास्ट वीडियो होने वाली है, और उसके बाद में आपका जो है याली बुक का सारा जो है लेसन जो है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है इसके सारे के सारे 9 के 9 लेसन आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर थर्ड के बारे में, समावेशन की अवधारणा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उसका शैक्षिक क्रियाकलाप। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यूनिट नंबर थर्ड में आ चुके हैं, वो भी लास्ट लेसन की तरफ। तो यूनिट नंबर थर्ड का जो हमारा लास्ट लेसन है, तो उसकी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, और उसके बाद में हमारी ये वाली बुक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चीज़ें। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले लेसन नंबर थर्ड को। तो जैसा कि आपको सबको पता है कि लेसन नंबर थर्ड हमारा जो है समावेशन की अवधारणा और उसका इतिहास, उसकी पृष्ठभूमि और उसका शैक्षिक क्रियाकलाप क्या है, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। समावेशन का क्या अर्थ होता है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले समावेशन का अर्थ क्या है ये समझ पाएंगे, उसके सिद्धांत, समावेशी शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये जान पाएंगे, और शैक्षिक सरोकार के प्रति व्यापक समझ जो है विकसित कर पाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम छोटा सा एक इंट्रो लेंगे कि इसके अंदर लिखा क्या है। तो हमारा जो संसार है वो अलग अलग विविधताओं से परिपूर्ण है। यहाँ पे अलग अलग जाति, धर्म, अलग अलग रंग रूप, ठीक है, भाषा, हर प्रकार के लोग यहाँ पर मिलते हैं। और ये जो विभिन्नताएं हैं हमें चारों और प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है। यानी कि हमारे आसपास सराउंडिंग में ये बहुत अच्छी तरीके से हमारे को पता चल जाएगा कि चारों तरफ हमारे पास ये जो है विविधता है वो मिल जाएगी। यह विविधता ही है कि जिसके द्वारा सभी को एक दूसरे को समझने के अपार अवसरों की प्राप्ति होती है। और यही डाइवर्सिटी है जिसकी वजह से हम लोग वी कैन रिकॉग्नाइज ईच एंड एवरीवन, कि हम लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और साहित्यिक अर्थों में विविधता का अर्थ विभिन्नता से लिया जाता है। अब अगर हम साहित्यिक रूप से देखें तो विविधता का मतलब क्या है, अलग अलग, भिन्न भिन्न होना, है ना। और जब भिन्नता को किसी व्यक्ति समूह या समुदाय या किसी सामाजिक संदर्भ में समझाने का प्रयास किया जाता है, तब इसका अर्थ और भी ज़्यादा अधिक व्यापक हो जाता है। किसी भी समुदाय का निर्माण व्यक्तियों से मिलकर होता है, और साथ ही एक समुदाय के व्यक्ति भी दूसरे व्यक्ति से अनेक अर्थों में समानता और भिन्नता रखते हैं। तो ये समानता तथा भिन्नता एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति और एक समुदाय के दूसरे समुदाय को देखने को मिलती है। उदाहरण अगर हम यहाँ पर देखें तो भाषा के आधार पर विभिन्नता हो सकती है, धर्म के आधार पर, जाति, वर्ग, लिंग, खान पान, संस्कृति और यहाँ तक कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी, और शारीरिक योग्यता में भी अनेक प्रकार की भिन्नता हमारे समाज में मौजूद है। तो इस वाले अध्याय के अंदर हम समावेश को समझने का प्रयास करेंगे। समावेशन विविधता से अलग रखकर जो है समझना अत्यंत कठिन है, क्योंकि समावेशन जो है वो विविधता से थोड़ा सा अलग है। तो आगे देख लेते हैं जरा। यहाँ पर देखो, ये जो है ये क्या है, आपका विविधता है। इसके अंदर कुछ लोग मतलब हैं तो, पर कुछ लोग इसके बीच में हैं और कुछ लोग साइड में हैं। पर समावेशन का मतलब है जिसमें सबको, इंक्लूसिव, सबको एक ही जगह पर जो है यहाँ पर जो इन्होंने मौका दे दिया है, इसमें सभी लोग हैं, ठीक है। तो अब समावेशन का जो अर्थ है वो देखते हैं कि समावेशन आखिर है क्या। तो ये एक अधिकार के रूप में समझा जा सकता है कि इसका जो उद्देश्य है वो वंचित लोगों को उनकी जाति, धर्म, उम्र, लिंग, संस्कृति और अक्षमता की परवाह किए बिना सबके साथ सम्मिलित करने से है। सबको एक ही जगह पर इंक्लूड किया जाएगा, इंक्लूसिव जिसे बोलेंगे। और सभी तरह की बाधा और भेदभाव से परे समावेशन ही सही अर्थों में सच्चा समावेशन कहलाता है। अगर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, किसी प्रकार का कोई पार्शियलिटी नहीं होती, भेदभाव नहीं होता, और सबको एक ही जगह पर जो है समावेश करने की जो अनुमति देना, तो वही समावेशन कहलाएगा। अब समावेशन के सभी अपने को सम्मिलित और समर्थित महसूस करते हैं, और यूनेस्को ने बताया है कि समावेशन को विस्तृत रूप से सुधार के रूप में समझा जा सकता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। और अगर हम देखें कि समावेशन को अंग्रेजी भाषा में इंक्लूजन कहा जाता है, और इस इंक्लूजन शब्द का जो उद्भव है वो लैटिन इंक्लूजन शब्द से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है सम्मिलित करने का कार्य है, ठीक है। अब इसके अंदर ना कुछ तत्व दिए गए हैं, तो 3 तत्व दिए गए हैं। वो 3 तत्व कौन-कौन से हैं? सबसे पहला देखते हैं। तो समावेशन एक प्रक्रिया और परिणाम। तो इसमें बोला गया है कि जो समावेशन है वो एक वो प्रक्रिया होती है जो हमेशा चलती रहती है, और निरंतर समावेश के नए आयामों को अपनाने को तत्पर रहती है, जिससे विविधता के प्रति सही अनुक्रिया की जा सके। फ्रेंडली और लेरो ने सामाजिक समावेशन को एक प्रक्रिया और परिणाम बताया है, पहला पॉइंट। दूसरा अगर हम देखें यहाँ पर, तो समावेशन सभी की उपस्थिति, सहभागिता और उपलब्धि से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको पॉइंट से ही समझ में आ रहा है कि समावेशन का मतलब है कि सभी लोग वहाँ उपस्थित हो, सबकी सहभागिता हो और सबकी उपलब्धि भी वहाँ पर मौजूद हो। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे समावेशन। फिर तीसरा पॉइंट है, समावेशन सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है।
कि किसी भी प्रकार के समुदाय के अंतर्गत कोई व्यक्ति जाति, रंग, लिंग, संस्कृति, योग्यता के आधार पर कैसा भी हो, तो सभी को एक ही दृष्टि से देखा जाएगा, उसी तरह का सबके साथ व्यवहार किया जाएगा। आगे चलते हैं। तो शिक्षा में समावेशन के तात्पर्य है। अगर हम एजुकेशन की बात करें, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, तो इसमें क्या बताया गया है? तो शिक्षा में समावेशन से तात्पर्य सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, सामाजिक और भाषाई स्थिति के साथ में शिक्षा के अंतर्गत समायोजित करना है। तो मैं आपको बता दूं, जो इंक्लूसिव एजुकेशन की जो बात की जाती है, इंक्लूसिव स्कूल की बात की जाती है, तो इसका मतलब होता है जहाँ पर सभी प्रकार के व्यक्ति, सभी प्रकार के बच्चों को एक जगह पर बैठा कर जो है शिक्षा दे दी जाए। पर मैं आपको बता दूं कि समावेशन का तात्पर्य पूरी पूरी तरीके से ये नहीं होता कि जहाँ पर सभी को बिठा दिया जाए, बल्कि समावेशन का मतलब क्या है कि देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई एक स्कूल है और स्कूल के अंदर जैसे कि एक बच्चा है जिसका 100 IQ है, बाकी और भी बच्चे जिनका 100 IQ है, चलो एक एक आध ऐसा भी है जिसका 90 IQ है। पर अगर एक बच्चा ऐसा है जो कि श्रवण बाधित है या दृष्टि बाधित है, ठीक है, उसको दिखता ही नहीं है, तो मैं क्या उस बच्चे को उन सबके साथ शिक्षा दिलाऊंगा? अगर उन सबके साथ उस बच्चे को बिठा दिया था, क्या वो समावेशन यानी कि वो समावेशी शिक्षा कहलाएगी? नहीं कहलाएगी, क्योंकि देखो वो बच्चा जो है वहाँ पर बिल्कुल अपने आप को मैनेज नहीं कर पाएगा। तो इसके 2 भाग होते हैं। तो एक तो हो गया मुख्य धारा, एक होता है पूर्ण समावेश। मुख्य धारा का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर बच्चा अगर थोड़ा कंफर्टेबल है ना, बच्चा अगर थोड़ा बहुत मतलब प्रॉब्लम फेस करता है पर वो मैनेज कर पाएगा, तो उसको वहाँ पर उसमें बिठा लिया जाए, तो वो समावेशन है ना। तो यहाँ पर आपको वो चैलेंज, पहले उसका देखो एक टर्म एंड कंडीशंस है कि वो बच्चा उस चीज़ को मैनेज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर वो कर पा रहा है तो उसको वहाँ पर जो है अनुमति दे दी जाए, ठीक है? तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि समावेशन को किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। आगे चलते हैं। इसके सिद्धांत है, कुछ सिद्धांत क्या है? अवसरों की समानता के आधार पर शिक्षा सभी विद्यार्थियों का जन्मसिद्ध अधिकार है। अब चाहे वो बच्चा कैसा भी है, वो जो है स्पेशल चाइल्ड के रूप में है, विशिष्ट बालक है, कोई भी है, तो सभी को शिक्षा का सिद्धांत यानी कि शिक्षा का अधिकार है। किसी भी विद्यार्थी को, कोई चाहे वो जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म और राजनीतिक, सांस्कृतिक किसी भी प्रकार की कमी से जो है उसके उसकी शिक्षा से उसको दूर नहीं किया जाएगा, है ना? फिर सभी विद्यार्थी जो है शिक्षा द्वारा सीखने के लाभ को प्राप्त करेंगे। चाहे वो कोई भी स्टूडेंट है, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड है यानी कि वो विशिष्ट बालक है, पर उसको सीखने के लिए आप मना नहीं कर सकते। विद्यालय विद्यार्थियों की शिक्षा से संबंधित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। विद्यालय क्या करेगा कि विद्यार्थियों की शिक्षा से संबंधित जितनी भी आवश्यकताएं होंगी, उन सबको भी वो पूरा करेगा। और विद्यालय में सभी विद्यार्थियों की राय को गंभीरतापूर्वक सुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, उसका IQ लेवल 100 है तो उसी की सुनी जा रही है, जिस बच्चे का IQ लेवल 70, 80 या 90 तक है उसकी नहीं सुनी जाएगी, ऐसा नहीं है। सभी विद्यार्थियों को गंभीरतापूर्वक सुना जाएगा। विद्यालय विद्यार्थियों के मध्य विभिन्नता को सम्मान समस्या के रूप में ना देखकर सकारात्मक विविधता के रूप में देखने का प्रयास करेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम के रूप में नहीं, सॉल्यूशन, और उसको जो है पॉजिटिव तरीके से उसको देखने की कोशिश की जाएगी, है ना? और शिक्षक द्वारा जो है भिन्न योग्यता रखने वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार उचित अभिप्रेरणा के साथ अनुक्रिया भी अलग अलग होनी चाहिए, जिनकी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो विशिष्ट बालक के अंदर का सिर्फ वो बच्चा नहीं आता जिसको जो है स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, बल्कि विशिष्ट बालक में वो बच्चा भी आता है। जैसे कि एक बच्चा है जो कि 100 IQ है, तो उससे अधिक 120 वाला जो है वो भी विशिष्ट है, और उससे नीचे वाला अगर जो है किसी का 90 या 80 IQ है तो वो भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? अब समावेशन की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इंक्लूसिव जो है, इसका इतिहास अगर हम देखते हैं तो वो क्या है? तो समावेशी शिक्षा का एक अपेक्षाकृत नई अवधारणा है। शिक्षाविदों के लिए भी एक गंभीर प्रश्न है कि विभिन्न योग्यता से परिपूर्ण बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई जो विभिन्न योग्यता से परिपूर्ण बच्चे हैं उनको शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए? सामान्य शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा, दो प्रकार की शिक्षा दी जाती है इसमें। सामान्य को बच्चों को सामान्य शिक्षा दी जाती है, और विशेष योग्यता और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को विशेष शिक्षा दी जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि शारीरिक रूप से विकलांग या फिर विशेष योग्यता वाले जो बच्चे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसको जो है नेगेटिव में ही लोगे। इसमें जो है कुछ ऐसे बच्चे भी आएंगे, अगर विशिष्ट बालक अगर हम बात करें, विशेष योग्यता वाले बालक की बात करें, तो इसमें वो बच्चा भी आएगा जो बच्चा 100 IQ से ऊपर भी है, ठीक है? इस प्रकार भी विशेषज्ञों के बीच में ये मत रहा है कि क्या इस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए या नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, समावेशन का मतलब क्या? सबको एक साथ शिक्षा देना। पर जिसमें कोई बच्चा अगर फिजिकली चैलेंज्ड है, कोई बच्चा ऐसा है दिव्यांग है, ठीक है, हम यहाँ विकलांग शब्द का यूज़ ना करके दिव्यांग शब्द का यूज़ करेंगे, कि अगर वो दिव्यांग है तो क्या वो उन बच्चों के बीच में जो है कंफर्टेबल फील कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? तो समावेशी शिक्षा जो है वहाँ पर ज़रूरी है या नहीं है? तो समावेशी शिक्षा का जो आरंभ है, आवश्यकता वाले जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा पर आयोजित जो है सलामांका विश्व सम्मेलन, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पेशल नीड्स एजुकेशन एक्सेस ऑफ क्वालिटी, सलामांसा स्टेटमेंट, स्पेन, 1994, तो 1994 के अंतर्गत ये सम्मेलन हुआ। इसमें जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा से जुड़े हुए अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज रहा है।
इस दस्तावेज के अनुसार समावेशी शिक्षा से मतलब था कि विद्यालय में सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक और भाषी स्थिति के साथ में शिक्षा के अंतर्गत समायोजित करना है। ठीक है, जिसमें प्रतिभाशाली बच्चा, बाल मजदूर के रूप में काम करने वाला बच्चा, दूर दराज इलाके से आने वाला बच्चा, अलग अलग संस्कृति विभिन्नताएं, भाषाओं के आधार पर जो बच्चे हैं, सभी बच्चों को जो ऐसे हाशिए पर है उन सभी को शिक्षा के अंतर्गत समायोजित किया जाना चाहिए। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग उसके बाद, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा, तो ये अनुच्छेद हम देख लेते हैं जरा कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या बताया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अनुच्छेद 14 के अनुसार बोला गया कि भारत के राज्य में किसी भी क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, और कोई भी अनुच्छेद 15(1) में बोला गया है कि कोई भी नागरिक जो है ना, उसके अनुसार जो है राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल जाति और लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। और 17 में बोला गया वही अनटचेबिलिटी की बात की गई है ना, उसके प्रति जो है अपराध अगर कोई करता है तो मतलब जो है उसमें विधि के अनुसार जो है दंड भी दिया जाएगा उसको। और 19(1) में क्या बोला गया है, सभी नागरिकों को भाई देखो राइट टू स्पीक है ना, मतलब बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक जुलूस निकालने की और अपना ग्रुप बनाने की सुविधा है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे इसके अंदर हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। और 1914 के अंदर बताया गया 14 वर्ष से कोई भी कम बच्चा जो होगा उम्र में, उस बच्चे को किसी भी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है आपके लिए। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आना है कि जो सामाजिक समावेशन है, इसमें शैक्षिक क्रियाकलाप क्या है। तो वर्तमान समय में विद्यालय तथा शिक्षक अपनी इस कक्षा में अनेक विविधताओं का अनुभव कर रहे हैं। अलग अलग डाइवर्सिटीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, डाइवर्सिटीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसमें अलग अलग भाषाओं को जानने वाले बच्चे हैं, भिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे हैं, भिन्न योग्यताओं वाले बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे शामिल हैं, सभी इसके अंदर हैं। तो किसी भी कक्षा को समावेशी बनाने में एक अध्यापक सबसे अहम भूमिका अदा करता है। आपको पता है कि एक बच्चा जो है विशिष्ट है, उस बच्चे का आईक्यू लेवल कितना है, ये जानने के लिए सिर्फ एक टीचर ही है जो हर किसी पेरेंट्स की मदद कर सकता है, क्योंकि हर एक माँ के लिए बच्चा तो बराबर है। अगर एक बच्चे का एडमिशन उन्होंने प्राइवेट में कराया तो दूसरे का भी कराया। एक बच्चे की जो उम्र अगर 17 थी और दूसरे की 18 थी, पर उन दोनों की एक साथ ही स्कूलिंग स्टार्ट कराई, एक ही स्कूल में कराया, एक जैसे ट्यूशन दिलाए, पर फिर भी एक बच्चा पीछे रह गया। तो एक माँ के लिए तो बच्चा बिल्कुल बराबर है, परंतु उसके नज़रिए को, उस चीज़ को चेंज करने के लिए कौन उस चीज़ को आउट वो कर सकता है, ओवरव्यू कर सकता है, वो सिर्फ एक टीचर है, एक अध्यापक है, जो बता सकता है कि बच्चे का आईक्यू लेवल कितना है। तो एक कक्षा में समावेशी कक्षा बनाने के लिए एक आवश्यक है कि शिक्षक का नज़रिया समावेशी शिक्षा का, समावेशी कक्षा की ओर सकारात्मक हो, क्योंकि पॉजिटिव टीचर होगा तभी तो सब चीज़ें पॉजिटिव हो पाएगी। शिक्षक द्वारा शिक्षण के समय कक्षा के सभी छात्र छात्राओं को एक साथ अनुदेशन देने के साथ साथ उन्हें छोटे समूह में बांट देना चाहिए। इस दौरान क्या होगा, ये ध्यान देना चाहिए कि प्रत्येक समूह में कौन कौन सी योग्यता वाली छात्र छात्राओं का समावेशन हो, है ना, उन सबको भी देखना जरूरी है। कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करने के बाद में जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको अलग अलग कार्य दिए जाए और उनको उसमें व्यस्त कर दिया जाए, और उसके बाद में जो है पूर्ण करने हेतु सभी की आवश्यकता हो और सभी की भागीदारी के बाद में उस कार्य की समाप्ति हो पाए, ये चीज़ भी देखने को पता चल जाएगा। अब शिक्षक द्वारा अनुदेशन देने में मैं करूँ शिक्षक मॉडल और हम करें समूह मॉडल और तुम करो व्यक्तिगत मॉडल का समावेशन करने का प्रयास करें, कि भाई मैं करूँगा या तुम करोगे या हम करेंगे। तो हम इस चीज़ को भी वहाँ पर जो है बच्चे को सिखाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर बताया गया थिंक पेयर एंड शेयर। इसका समावेशन का मतलब क्या है कि थिंक मतलब सोचना, पेयर माने ग्रुप बनाना, शेयर माने फिर उसके बाद में अपने अपने विचारों को शेयर करना। तो यहाँ तक भी आपको समझ में आ चुका होगा सारा, ठीक है। अब शिक्षक द्वारा क्या होता है, भिन्न योग्यताओं वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनके मूल्यांकन के लिए उनका एवेल्यूशन करना है, कि उनकी विभिन्न विधियों का चयन करना है कि वो कौन कौन सी विधि हैं। और कक्षा में शिक्षक द्वारा जो है पाठ्य सामग्री को पढ़ाते समय अलग अलग उदाहरणों को लेकर चलना है ना। आई एम सॉरी। अब उदाहरण के लिए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में जुड़े होने चाहिए, जिससे सभी छात्र छात्राओं को अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ सके, है ना। तो यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है। इसके अंदर समावेशन के बारे में बताया है और समावेशन मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है कि समावेशन होता क्या है। तो यहाँ पर आपको जो है कोई भी चीज़ डाउट नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पे हम सारांश देख लेते हैं कि किसी भी समुदाय का निर्माण व्यक्तियों से मिलकर होता है, और समुदाय के व्यक्ति भी दूसरे व्यक्ति से कहीं ना कहीं एक दूसरे से समानता और भिन्नता रखते हैं। जब किसी व्यक्ति या समुदाय को उसकी भिन्नता के आधार पर समानता के अवसरों की प्राप्ति नहीं होती, तो किसी समुदाय या व्यक्ति अन्य समुदाय के व्यक्तियों को परस्पर हीन भावना के हिसाब से देखने लगता है। समावेशन एक अधिकार है और इसका उद्देश्य सभी जाति, वर्ग, धर्म, लिंग, संस्कृति और सबके साथ में बिना किसी भेदभाव के साथ में किया जाता है। समावेशन की प्रक्रिया यह भी निर्धारित करती है कि सभी एक दूसरे का आदर करें, बिना किसी भेदभाव और पक्षपात से काम करें। समावेशन वह प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है और निरंतर समावेशन के नए आयाम को अपनाने को
हमेशा तैयार रहती है। तो समावेशन में समावेश और शिक्षा में समावेशन से तात्पर्य सभी बच्चों की उनकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक, चाहे फिर भाषाई स्थिति हो, उसके आधार पर भी अंतर का समायोजित करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जो है सारी चीज़ समझ भी आ गई होगी। ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो कि आपके हर बार यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पूछे जाते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे को जो है कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। और आज हमारी इस वीडियो के थ्रू ही जो बीए सेकंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सेकंड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट वाली जो एजुकेशन ली थी, तो ये एजुकेशन की पूरी बुक आप कंप्लीट हो चुकी है। इसकी प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। और जितने लेक्चर्स मैंने आपको बताए हैं, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि आपको सिर्फ एक पेन कॉपी लेकर बैठना है, और जो जो मेन मेन हेडिंग्स हैं वो, और जो सब हेडिंग्स हैं सिर्फ उसको लिख लीजिए, और अपने एग्जाम्स में आप उतना लिख कर आएंगे तो भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।